एक और आवाज़ है हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज़। अमित शाह जी का भाषण, मिमिक्री आपने उनकी कभी किसी से नहीं सुनी है? किसी से कोई कर ही नहीं रहा है। अच्छा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा, पर मैं करता हूँ। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है। मेरा एक शो आता है कहने भी दो यारों, गुड न्यूज़ टुडे, जो आज तक का चैनल है, उस पर आता है हर शनिवार इतवार को। मैडम मैं हर हफ्ते करता हूँ। अमित शाह जी आते हैं, अगर सबसे पहले देखना वो रैलियों में भाषण कैसे देते हैं सर। अभी यूपी में भी इलेक्शन था, उन्होंने बहुत सारी रैलियां की। आपको लगे वो रैलियों में एग्जैक्ट ऐसे बोलते हैं, फिर वो यहाँ के क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा भाई, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। यदि अमित शाह जी यहां पे आते तो देखिए ये सुभारती के अंदर शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है भाई, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, ये नीले कोट ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। दादा आपका चश्मा बहुत अच्छा है, पर आप ध्यान से सुनो, सुनो आप। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहता हूं कि जो भी लोग तालियां नहीं बजाते हैं उसको हम देखेंगे। उसको हम देखेंगे, देखेंगे ही। लेकिन एक आवाज है मैडम जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मैं 12 देशों में गया हूं सर, मैंने देखा वहां पाकिस्तान के लोग भी सुनते हैं। अच्छा, उनको तो सुनना भी चाहिए, उनको हमसे ज़्यादा सुनना चाहिए। और आजकल तो वो कश्मीर मांगने की बात कर रहे थे, आटा मांग रहे हैं वो पाकिस्तान वाले। तो मोदी जी अगर आपके ऑडिटोरियम में आते तो कैसे भाषण देना शुरू करते, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। माइक थोड़ा सा इको हो रहा है, हो सकता है मोदी जी की निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए, लेकिन आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, सुनिए। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सुभारती विश्वविद्यालय में यह कौरवी भाषा का शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी कविता पढ़ रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। डॉक्टर साहब ज्यादा मोटा हो गया क्या? ये 10 की गड्डी है, टेंशन मत लो। अभी सर मोदी जी मेरे पिछले दिनों सपने में आए थे। आपने घटना सुनी होगी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की, यूपी हरियाणा दिल्ली की एक बहुत बड़ी घटना थी कि सारी महिलाओं को चोटियां काट के ले गया कोई। पता है ना मैम आपको, न्यूज में आया था चोटी कटवा गैंग। आज तक नहीं पता वो किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहां रिपोर्टिंग करवाने गई, पर ये नहीं पता काटी किसने। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने कहा भाई साहब सबकी चोटियां कट रही है, और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो भी आए पीछे पीछे। दोनों से पूछा भाई साहब सबकी चोटियां कौन काट रहा, दोनों का रिएक्शन देखना। पहले मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई तो है जो चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काट ना हो तो गरीबी को काटिए, काट ना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना
तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आ गए, आपको लगे पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ तो एग्जैक्ट यही बोलते। मैंने कहा भाई साहब सबको चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, देश में कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैं कहा जी आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना मनीष को, 6 बजे उठ जाता है वो। गंजा मत कह देना मनीष को, लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। सबका अपना अपना अंदाज है, बहुत सारे नेता हैं। एक और नेता सर याद आ गए मुझे, मिमिक्री के सबसे योग्य पात्र, उनकी ना करूं तो फिर पूरा होगा नहीं, यज्ञ में आहुति नहीं डलेगी पूरी। हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। दीपक राकेश टिकैत की कर। हाँ राकेश टिकैत की भी करता हूँ। हाँ देखो हमारे इस कुरु प्रदेश का वो बड़ा हीरो है। हाँ वो एंड में करूँगा, उसका होना चाहिए। हाँ उसकी होनी चाहिए। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना होगा? सुना है? क्यों सुना है जी? नहीं सुना? सौभाग्यशाली हैं आप। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी की अभी यात्रा भी चली। राहुल जी अगर आते इस माइक पे कैसे भाषण देते सुनना सर, आपको लगे कि वो आ गए हो, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ पे आके बधाई कैसे देते वो, देखिए भैया ये जो कविता है, ये जो पोइट्री है, ये जो कवि सम्मेलन है, सवाल ये है कि ये क्यों होता है। मैं आपको बताता हूं, ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा भैया, मैं बताता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कवि सम्मेलन क्यों होता है? ये बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, फैकल्टी बैठी है, ये लोग पैसा देते हैं तो हम करते हैं। सिंपल है भैया, खत्म, टाटा बाय बाय, गए भैया। हाँ करता हूँ। राकेश टिकैत जी की भी करता हूँ, उससे पहले तो बहुत सारे निपटाऊंगा अभी। एक और मुझे याद आ गए, हमारे दिल्ली के सांसद भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी सर आते अगर यहाँ पे कैसे शुभकामनाएं देते। अरे भैया जानते हैं आप सब लोग, ये जो कवि सम्मेलन होता है ना, ये बड़ा ही पावन होता है, और अगर कवियों की कविताओं पर ताली नहीं ना कोई बजाता है तो छठी मैया पाप देती है। तो ऐसा झूम के ताली बजाना है कि कवियों को भी लगना चाहिए कि वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं आए हैं, ऐसों के लिए आए हैं। एक बार बार पीछे से याद दिला रहे हैं भाई हमारे, एक मैंने मिमिक्री की थी जो 1.5 साल पहले बहुत वायरल हुई थी, राकेश टिकैत जी की आवाज़। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुनी हो। राकेश टिकैत जी को आप सब जानते हैं भाई साहब, मेरे सपने में आ गए राकेश टिकैत जी। मैंने अच्छा जो पॉपुलर होता है वो मेरे सपने में जरूर आता है। मैंने अभी हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, आपको पता होगा, हमारी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। टिकैत साहब मेरे सपने में आए। मैंने कहा टिकैत साहब ये बताओ हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्या करोगे? अब देसी आदमी उसको क्या इलाज बताएगा देखना, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया देश का। मैंने टिकैत साहब क्या करना चाहिए? टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन पूरा करेंगे, आंदोलन अब की बार आंदोलन होगा। मैंने ये आंदोलन होगा कहाँ होगा? ये करेंगे आईसीसी के गेट पे। मैंने कहा ये आईसीसी, हाँ ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है, वहाँ करेंगे आंदोलन होगा और मांग करेंगे, मांग। मैंने कहा जी क्या मांग करो? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ, ये मैच दोबारा होंगे, ये दोनों मैच दोबारा करवाओ और रन रेट का कानून बनेगा। इस टीम का रन रेट बढ़ गया, उस टीम का रन रेट गिर गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट? ये रन का रेट कौन लेता है देश में? ये रन रेट का कानून बनेगा। और एक और समस्या है क्रिकेट में, अब आपको बड़ा मजा आएगा। एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है।
अंपायर किसी से बात करके नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में अंपायर से जिसकी बात होती है? ये उसकी जांच होगी कौन बात करता है अंपायर से। आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। धन्यवाद, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजे से आप लोग सुन रहे हैं। एक से बढ़ के एक नेता आए हैं राजनीति में, बहुत पॉपुलर लोग हैं। मैम, राजनीति ने तो टेंशन दी हुई है नेताओं ने, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे। भाई यूपी भाई में मैंने नया घर बनवाया है। दीपक, देखो दीपक, यूपी में आए हो, ये तो करना पड़ेगा। हमने अभी नया घर बनवाया सर, और वहाँ बुलडोजर भी जाता है, जा सकता है। करता हूँ, मैं करूँगा जरूर, बिल्कुल करूँगा। योगी जी का हमारा पूरा सपोर्ट भी रहा है, बहुत पॉपुलर है। मैंने कभी की नहीं है, लेकिन अगर आप लोग प्रेरणा दे रहे हो तो हो सकता है आपकी प्रेरणा से ही निकल जाए। कभी की नहीं है, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे माइक पर निकालनी पड़ेगी, पर हो रहा है। अब इको गूंज रही है, और कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश में किसी गुंडे व माफिया की हैसियत नहीं है कि सड़कों पर सर उठा करके भी चल सके। धमकी तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू। कोशिश की है, पहली बार, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। बहुत सारे नेता हैं सर, लेकिन नेताओं ने टेंशन दे रखी है देश में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं जी राजेश जी की कर। मैं इन सारे कवियों की भी करता हूँ, अगली बार मोटे लिफाफे पे करूँगा, सस्ते में नहीं लूटूंगा। अर्जुन जी की भी करूँगा, ये मोहित जी की, सबकी करूँगा। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने बहुत टेंशन दी नेताओं को, अभी तक दे रहे हैं। एक बार बाबा ने सर दिल्ली में डॉक्टर साहब ऐसे मंच बनाया था, सबको योग सिखा रहे थे। अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। बाबा योग सिखा रहे, करने से होता है, करो योग करो। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपालभाति कर रही है। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ। सामने नेता, बाबा मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, खींचो, अंदर करो। एक ने कहा अब धीरे धीरे बाहर करो। किसी ने कहा बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भाती प्राणायाम खूब करवाए। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? अरे बावड़े तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से आप लोग आनंद। आइए मैं एक दो कविता आपको जरूर सुना के जाऊंगा, क्योंकि आपने कवि सम्मेलन के लिए बुलाया। दो कविताएं बहुत भरपूर मन से आपको सुनाऊंगा। बहुत सारे नेता सर, एक आध कविता सुनाऊंगा क्योंकि आपने कविताओं के लिए मुझे बुलाया है। सामने देश की युवा पीढ़ी बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, पूरी फैकल्टी बैठी है। बहुत आनंद से आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छे विषय पर मोहित भाई ने कविता सुनाई जो युवाओं में सुनाई जानी चाहिए थी। एक ऐसे विषय पर मैं सुनाता हूँ आपको, जिस विषय पर आपने बहुत कम कविताएं सुनी होंगी, लेकिन मुझे लगता है यूथ के सामने वो सुनानी चाहिए। वो विषय है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने कभी किसी से व्यंग नहीं सुना होगा। मैं हर हफ्ते शो करता हूं और अभी होली पे लगातार आपको सारे चैनल्स पर दिखाई दूंगा। लेकिन कवि का काम वही होता है, जो दिखता है वो लिखता है। और कवि सम्मेलन की परंपरा तब से है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो छोड़ दो, पहला अखबार भी दुनिया में छपा नहीं था, तब से कवि सम्मेलन, तब से कविता की और कवि सम्मेलन की परंपरा है। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक कोई घटना घट जाए बस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रगड़ता रहता है, अलग अलग चैनल्स उसको अलग तरीके से बेचते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आपको लगे कि ऐसा होता है तो आपकी तालियां मुझे ऑक्सीजन देंगी, मैं ऐसी और कविताएं लिखूंगा। इसके बाद एक कविता सुनाऊं, दो कविताएं सुनाकर अपना स्थान लूंगा। पहली कविता सुनना सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। यह घटना है, अपराध है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन चैनल वाले कैसे अपने अपने पैकेज में इसको बेच रहे हैं, इसका आप आनंद भी लेना और तालियों से आशीर्वाद भी देना। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का।
वाह वाह वाह। एक लाइन की कविता है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहां था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हां, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम, या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और अपनी प्रस्तुति का, अपनी परफॉर्मेंस का अभी तक का सबसे बारीक व्यंग आप सबकी अदालत में रखता हूं, आपको समझ में आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं, जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद्व। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए कि ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये इधर उधर से उल जुल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। हकीकत तो यह है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप पाएंगे। शायद। एक मिनट और। अब मैं चार पंक्तियां दो चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं, 2 छंद सुनाता हूं आपको, बहुत जरूरी छंद है, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। पहला छंद मैं सुनाता हूं राष्ट्रीय मुद्दे पर, दूसरा छंद मैं सुनाता हूं जो मुझे युवाओं को सुनाना चाहिए। सर, एक घटना घटी पिछले दिनों, धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, आप सब जानते हैं। लोगों ने बहुत लंबा उस पर लिखा था, कश्मीर फाइल्स मूवी भी आ गई, लोग मूवी देख के बहुत रोए। युवा पीढ़ी को जो अभी 20-25 साल की जिनकी उम्र है, जिन्होंने इतिहास पढ़ाई नहीं, उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या था। तो मैं आपकी अदालत में 4 पंक्तियां रखता हूं, चौथी पंक्ति में आपको कश्मीर और धारा 370 का पूरा इतिहास समझ में आ जाए तो पीछे तक एक भी हाथ खामोश ना रहे। उसके बाद एक छंद और सुनाऊंगा। बिल्कुल पूरा इतिहास है, शंकराचार्य जी से लेकर उमर अब्दुल्ला तक का कश्मीर का, और आज़ादी के बाद से धारा 370 का पूरा इतिहास रखता हूं आपके चरणों में। देश तो आज़ाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। आपको एक एक पंक्ति में सच्चाई लगे तो चौथी पंक्तियों पर मुझे आशीर्वाद चाहिए। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। धन्यवाद। और अंतिम एक छंद सुनाकर अपना स्थान लूंगा, वो भी बहुत जरूरी है। जैसा आपने लोक भाषा का कार्यक्रम कराया, हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी के साथ भी जितना दुर्व्यवहार पिछले 70 सालों में किया, और किन लोगों ने किया मैं आपको बता रहा हूँ राजेश जी। अंतिम पंक्तियां सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूँ। हिंदी के साथ मैं, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल में जाता हूँ, मुझे पता है हमारे साथ बड़े बड़े पत्रकार जिनका करोड़ों रुपए का पैकेज है, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं हिंदी से, वो स्टूडियो से बाहर निकलते हैं अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। अभिषेक बच्चन, जिनके पिताजी हिंदी फिल्मों के महानायक और जिनके दादा हिंदी कविता के महाकवि हैं, वो अंग्रेजी में इंटरव्यू देता है हिंदी चैनल के ऊपर। उसको ये नहीं पता कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने हिंदी से सब कुछ कमाया है। तो मैं अंतिम 4 पंक्तियां यूथ जो कि रील्स में
और गालियों वाली कॉमेडी में भटका हुआ है, मैं उसको सही दिशा में लेके आना चाहता हूं। आपको लगे कि चौथी पंक्ति में हमारा ऐसा हुआ है, तो इस आवाज को भी कहीं ना कहीं जब भी मौका मिले आप उठाया कीजिए, सुनिएगा। अंग्रेजी में बजाते ताल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में? अंग्रेजी में बजाते थाल पीटते हैं, अंग्रेजी में बजाते ताल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। धन्यवाद और याचना भी अंग्रेजी में ही, क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं, क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं। हाय बाय होती सारा दिन अंग्रेजी में ही, बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं, बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं। और हिंदी से किया है विश्वासघात उन्होंने ही, रोजी रोटी यहां हिंदी से जो कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।